हिंदी विद विवेक में आपका स्वागत है। आज हम एमए के हिंदी हिंदी एमए के चतुर्थ सेमेस्टर के और द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम को समझेंगे कि आज अब हमको क्या पढ़ना होगा और किस प्रकार से हम पढ़ करके चीज़ों को एक विशेष स्तर तक अपने ज्ञान को ले जा पाएंगे। और साथ में एमए का सिलेबस मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं अगर जो छात्र पीएचडी और नेट की तरफ अपना ध्यान रखना चाहते हैं उनके लिए एमए का सिलेबस, बीए का सिलेबस जो वर्तमान में है और जो पहले भी था उसमें नेट के सिलेबस को इस हिसाब से बनाया गया था उसका 50-60% और कई सारी यूनिवर्सिटियों में सिलेबस पूर्णतः 80% पूर्णतः मिलता था नेट के और पीएचडी के सिलेबस से। फ़िलहाल यहाँ भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपके लिए हैं जो आपके सिलेबस, जो आपके नेट और पीएचडी के सिलेबस में और हायर और टीजीटी पीजीटी में कहीं ना कहीं काम देती हैं। छात्र ज़्यादातर ये देखने में आता है कि छात्र अक्सर एमए में क्लास की समस्या उनके साथ आती है, जीवन की व्यस्तता की समस्या आती है और वे इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि वो किस चीज़ को वरीयता दें, कोचिंग को, लाइब्रेरी को, क्लास को। मेरा अपना विचार है, अब इस पर आप सरोकार रखते हैं नहीं रखते हैं, फ़िलहाल मैं अपनी बात कहूँगा कि कक्षाओं में सबसे पहले आप आइए और उसके बाद 10-5 दिन आप सिलेबस को समझ लीजिए। अब आपको कहीं जाना हो, अगर आपको कोचिंग है और आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए विभाग को पता होना चाहिए, विद्यालय को पता होना चाहिए। जब आप स्कॉलरशिप के लिए आते हैं, जब आप किसी चीज़ के लिए आते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। साथ यहाँ पर एक तो मान लीजिए ये तो एकेडमिक हो गया, इसके अलावा आपसे अधिक अनुभव का, अब मान लीजिए कोई उपन्यास आपने पढ़ा, किसी दृष्टि से पढ़ा हो लेकिन उस दृष्टि में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो आपसे जो सीनियर होगा वो तो आपसे बेहतर पढ़ा होगा, उसके पास एक अलग नोट्स होगा, उसके देखने का नज़रिया अलग होगा। वही गोदान और वही होरी है पर उसके देखने के नज़रिए में परिवर्तन आप देखिए। हर कोई व्यक्ति उसी में से अलग अलग कैरेक्टर को चुनता है। एक कहानी है, उसने कहा था कोई लहना सुन को चुनता है, कोई किसी और को चुन रहा है, तो अलग अलग लोगों से अलग अलग स्थितियाँ चुनता है। तो आप उस चीज़ को समझिए कि किसी भी चीज़ को जब कफन कहानी पढ़ेंगे तो आप एक दलित विमर्श भी पढ़ सकते हैं, जब आप कफन पढ़ेंगे तो आप जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं, जब आप कफन पढ़ेंगे तो प्रेमचंद की यथार्थवादिता को देख पाएंगे। दृष्टि बेटा सब अलग अलग है। अब आपको चयन करना है कि जो है कम समय में अधिक पढ़ाई कैसे की जाए। तो मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए तो आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं कक्षाओं में कुछ दिवस के लिए अगर पूर्णता पहुँच पाते हैं तो अच्छी बात है, और कुछ दिवस के लिए कक्षाओं में जाइए, पूरे पाठ्यक्रम को समझिए और अपने काम में आप व्यस्त रहिए। कोई वो नहीं है किसी प्रकार का विद्यालय या वो जो है यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग क्लास लेने जाते थे, मज़ा आ जाता था। हाँ, ये अलग बात है, 2-3 घंटों की क्लास होती थी, उसके बाद जब अपने काम में व्यस्त हो जाते थे तो क्लास तो अनिवार्य होती है। फ़िलहाल आपको सिलेबस के बारे में हम जानकारी देते हैं, ये मेरे जो विचार थे मैंने आपको दिए। अब चलते हैं, पहले पेपर में आपके यहाँ है आधुनिक हिंदी आलोचना, मान्यताएं एवं प्रमुखवाद। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी आलोचना क्या है, यानी आलोचना, समालोचना, समीक्षा, इसको आप अच्छे समझेंगे। मान्यताएं क्या हैं, इसको आप समझेंगे। सौष्ठववादी और रसवादी और बहुत सारा जो है मार्क्सवादी हैं, आप इस चीज़ को यहाँ समझेंगे। प्रमुखवाद हैं जैसे कि प्रमुखवाद में संरचनावाद है, अस्तित्ववाद है, विखंडनवाद है, इस चीज़ को आप यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद इन्होंने अगला जो पेपर है हिंदी नाटक और निबंध है। ठीक है, हिंदी नाटक और निबंध। हिंदी नाटक और निबंध में आप देखेंगे तो आपको जो है जो अभी आगे हम पाठ्यक्रम को और आगे समझेंगे तो वहाँ पर नाटक कौन सा है, निबंध कौन सा हम देखेंगे। इसके बाद कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद और एवं धूमिल की किसी एक रचना का विशेष अध्ययन आपको करना होगा। किसी एक रचनाकार का विशेष अध्ययन आप जो भी लेना चाहेंगे आप ले, आप स्वतंत्र हैं छात्रों। इसके बाद किन्नर विमर्श का सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी आपके पास है। अगर कोई छात्र इसको इलेक्टिव में नहीं लेना चाहता है फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि पाठ्यक्रम की जानकारी आपको रखिए। इससे फ़ायदा पता है क्या होता है बच्चों, इससे आप विस्तृत चीज़ों को समझ पाते हैं। एक हिंदी का छात्र यदि कोई चीज़ छोड़ रहा होता है तो वो ये नहीं कह सकता है कि हमारा किसी परीक्षा में क्यों नहीं निकल रहा है। जो कुछ भी मिल जाए बस कुछ अनुकरणीय है, ये हमेशा याद रखिएगा। विभाग द्वारा निर्धारित विषय पर लघु शोध प्रबंध
तत् आधारित साक्षात्कार। मैं आपको ये बता देने वाला हूँ, जहाँ भी जिस विश्वविद्यालय में, जिस भी महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर एक शोध लिखाया जाता है। उसके विषय की जानकारी के लिए आपको विद्यालय अनिवार्यतः बुलाया जाएगा। आपको शोध जमा करना होगा, शोध लिखा कैसे जाता है, शोध के प्रति, शोध के लिए समस्याएं क्या आ सकती हैं, शोध का निराकरण क्या होता है, शोध का स्वरूप क्या हो सकता है, ये सब जानने के लिए बच्चों आपको महाविद्यालय में आना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं आते हैं तो फिर वो एक अंतिम विकल्प है कि आप समस्याओं से घिरे रहेंगे और उसका निराकरण समय करेगा, या नंबर कम होकर मिलेगा, या आप एब्सेंट हो जाएंगे, वो तो समय बताएगा। आगे चलते हैं हम लोग। इनमें द्वितीय, इसमें देखिए आधुनिक हिंदी आलोचनाएं, ये मिल गया। आधुनिक हिंदी आलोचना मान्यताएं प्रमुखवाद प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी प्रमुख आलोचकों को आलोचकीय दृष्टि विचार का अध्ययन कर सकेंगे। इससे छात्रों का समझ और दृष्टि विकसित होने की सहायता मिलेगी। आप आलोचकों की दृष्टि समझेंगे, उनके विचार समझेंगे और अपनी बुद्धि को थोड़ा सा और विकसित कर पाएंगे। दूसरे वाले में आप देखेंगे हिंदी नाटक और निबंध के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम देखेंगे इन छात्र के नाटककारों का व्यक्तित्व, नाटकला नाटकों पर पाश्चात्य का प्रभाव, हिंदी नाटकों की अभिव्यक्ति शैली, प्रमुख निबंधकारों के जीवन दर्शन, उनकी विचारधारा, निबंध की मूल संवेदना, विकास यात्रा, भावगत कलागत विशिष्टता, नाटकों की परंपरा, जीवन मूल्य से आप परिचित हो पाएंगे। 7वें इलेक्टिव में आप देखेंगे कि आपको एक जीवन दर्शन किसी साहित्य की पढ़नी पड़ेगी, उसकी विचारधारा क्या थी, उसका मूल्यबोध क्या था, उसकी दृष्टि क्या था, और आप किन्नर विमर्श का सामाजिक परिपेक्ष भी पढ़ पाएंगे। किन्नर विमर्श मैं कहूँगा छात्रों, अगर आप नहीं भी लेते हैं इलेक्टिव में तो कम से कम कोई एक नॉवेल, एक स्टोरी मेरे कहने पर आप पढ़िए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई किन्नर स्टोरी कौन सी है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। हो सके इसी पाठ्यक्रम में मैं आपको बता दूंगा। आप बिल्कुल 1-2 स्टोरी जरूर पढ़िए और आप समझेंगे कि किन्नर विमर्श कितना कितना अलग है। और आगे चलते हैं हम लोग, विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। विस्तृत रूप से समझने के लिए हम थोड़ा सा और तीव्रता से करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको वहाँ तक जल्दी से पहुँचाया जा सके। इसके बाद जो है आप पहुँचेंगे, ये मैं तृतीय सेमेस्टर में आ गया, और इसके बाद हाँ तो हम लोग पहुँच गए हैं चतुर्थ सेमेस्टर तृतीय वर्ष जो ये है। और इसमें आप देखेंगे आलोचना का अर्थ, स्वरूप, प्रकार और विशिष्टता को समझने का प्रयास करेंगे। इकाई 2 में है हिंदी आलोचना का विकास, शुक्ल पूर्व, यानी शुक्ल को आधार रख करके आलोचना को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कहानी को हम आधार रख करके प्रेमचंद को आधार रखकर कहानी को समझते हैं, उपन्यास को, और उपन्यास में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद और बहुत सारे स्वतंत्रोत्तर इस प्रकार से हम बांट कर देखते हैं। इसी प्रकार आलोचना में भी हम शुक्ल जी को आधार रखते हैं। शुक्ल जी के पूर्व हिंदी आलोचना कैसी थी, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना कैसी थी, और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना कैसी थी, इसको हम इसमें समझेंगे। हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनात्मक दृष्टि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देखनी पड़ेगी हमें, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की देखनी पड़ेगी। छात्रों अगर सच बताऊं तो इनकी रचनाओं को पढ़ने के पहले आप इनकी दृष्टि को समझिए, इनकी कहानियों को समझिए, और इनके बारे में जब जितना भी मैं सोचता हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को का व्यक्तित्व जो आपने पढ़ा है वो बहुत हल्का सा पढ़ा है। कभी गहराई पढ़िए कि एक जो है कला का अध्यापक है, वो कितना अच्छा निबंध लिख रहा है, कितने अच्छे आलोचना कर रहा है, कैसा संभव हो सकता है। और वो व्यक्तित्व हिंदी साहित्य का इतिहास लिखता है, एक अजब सा सामंजस्य, एक सुंदर शब्द संपदा, और जिसका कोई काट नहीं है। शुक्ल जी को देखने में कितना व्यापक और अद्भुत लगता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी देखिए, परंपरावादी है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विवादों से रहकर इनकी आलोचना की जाती रही, और इनको फिर काशी से दूर जाना पड़ता है। ये शांति निकेतन में रहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन में, कलकत्ता में, फिर वहाँ से लौट कर आते हैं, फिर काशी में अपना काम करते हैं। तो ये एक अलग व्यक्तित्व है। आचार्य नरेंद्र दुलारी वाजपेयी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामविलास शर्मा है जो शुक्ल जी का विरोध करते हैं, और डॉक्टर नामवर सिंह है जो सबका विरोध करते हुए आपको दिखेंगे। नामवर सिंह की रचना दृष्टि आप समझिए।
आगे चलते हैं। इसमें देखिए कुछ किताबों के नाम है छात्रों, ये सब के सब आप हिंदी आलोचना के बीज बच्चन सिंह याद रखिए, हिंदी आलोचना विश्वनाथ की है, आलोचना का नया पाठ गोपेश्वर है, हिंदी आलोचना का विकास नंद किशोर नवल, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रही है, आस्था के चरण डॉक्टर नगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी परंपरा की खोज, ये सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है छात्रों, सब की सब आप याद रखिएगा। दूसरे में हम आते हैं नाट्य रचना जो है आपके यहाँ जो है जो नाटक है, नाटक कौन सा है, स्कंद गुप्त है। चाहे आप पीडीएफ रखिए, कोई भी छात्र अगर पीडीएफ नहीं तो मैं देखता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर नोट्स आपको दूंगा और कोशिश करूँगा कि आपको जयशंकर प्रसाद सामान्यतः समझ में आ जाए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का जो है आपको दोनों में से एक पढ़ना है, जो भी आप चयन करते हैं। प्रश्न दोनों पे आएंगे, आप किसी एक को पढ़ सकते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि आप दोनों को पढ़िए समझने के लिए अपने। और निर्धारित निबंधों पर व्याख्या, नाखून क्यों पढ़ते हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आप अभी पढ़ लीजिए कैसे भी करके। इसके बाद जो है प्रासंगिकता का प्रश्न है, मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है, ईर्ष्या मैंने पढ़ा हुआ है, आचरण की सभ्यता मैंने पढ़ा हुआ, तो ये सब आपको भी पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए नहीं पढ़ने हैं कि आपको पेपर देना है, इसलिए क्योंकि आप थोड़ा सा तार्किक हो पाएंगे, समझ पाएंगे। परीक्षा की दृष्टि तो एक अलग बात है छात्रों, लेकिन हिंदी की शब्द संपदा बढ़ाना है ना, तो आपको निबंध पढ़ने चाहिए, आपके बोलने का तरीका बदल जाएगा। आप 1-2 महीने निबंध पढ़ के देख लीजिए, हर दिन एक पेज पढ़ कर देख लीजिए, आपको 2-3 महीने बाद आपको लगने लगेगा कि आप थोड़ा सा अलग तरीके से बोल रहे हैं। हिंदी गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की किताब महत्वपूर्ण है इसके लिए। हिंदी निबंध का विकास डॉक्टर ओमकार नाथ शर्मा का है। निबंध सिद्धांत और प्रयोग डॉक्टर हरिहर नाथ द्विवेदी हैं। मोहन राकेश उनके नाटक, और आचार्य शुक्ल हिंदी समीक्षा, आचार्य शुक्ल संदर्भ और दृष्टि जगदीश नारायण की किताब भी कहीं ना कहीं अपना स्थान रख रही है। इसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर द्वितीय वर्ष में आप आ जाइए। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों के रचनाकार एवं जीवन दर्शन और उनकी साहित्यिक रचनाओं से निहित विचार, मूल्य, भाव, बोध, आलोचना की दृष्टि के समझने में सहायता प्राप्त होगी। आप कबीर को पढ़िए, कबीर ग्रंथावली जो श्याम सुंदर दास वाली है, उसमें लिखा हुआ संपूर्ण साखी पढ़ना है आपको बच्चों, और पढ़ना है आपको प्रारंभिक 150 पद पढ़ने हैं, ठीक है। जायसी का जो है जायसी ग्रंथावली में हमको लगता है रामचंद्र शुक्ल की सारी पढ़नी है, इसमें तो यही दिया गया है छात्रों। और सूरदास का जो है भाग 1 और भाग 2 नागरी प्रचारणी संकलन जो है वो पढ़ना है आपको। इसके बाद तुलसीदास की नागरी प्रचारणी सभा का केवल रामचरितमानस पढ़ना है, विनय पत्रिका पढ़ना है, और कविता और जिनकी 12 रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद में आपको पढ़ना है केवल कामायनी पढ़ना है, आंसू पढ़ना है, लहर पढ़ना है, हाँ। तो उसके बाद जो है हम थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई। हाँ, इसके बाद जो है चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त पढ़ना है। सुदामा प्रसाद पांडे का धूमिल और संसद से सड़क तक की व्याख्या केवल मोचीराम, पटकथा कविता 20 साल बाद जनतन से सूर्योदय में, और अकाल दर्शन और नक्सल, बड़ी भाषा और भाषा की रात, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कबीर, ये सब रचनाएँ भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कबीर और विजयन दोनों, और कभी कभी दोनों पढ़ते याद रखिएगा। चौथे सेमेस्टर में एक और इलेक्टिव है किन्नर साहित्य पढ़ना है आपको। अर्थ, स्वरूप, परिभाषा, अवधारणा, उद्देश्य, किन्नर विमर्श का इतिहास, पौराणिक आधुनिक संदर्भ और चुनौती तथा पौराणिकता में आप किन्नर को देखने का भी प्रयास करिएगा, तो आपको बहुत कुछ अच्छा समझ में आएगा। उपन्यास है, नाला सुपारा है, चित्रा मुदगल की है, दर्द न जाने कोई लौलश की है, ई मूदन का गांव कुसुम अंसल का है, किन्नर कहानी है, SR हरनोट की है, बिंदा महाराज श्री प्रसाद सिंह की है, ये है थर्ड जेंडर का था, थर्ड जेंडर, ये सब जो है इनके यहाँ आपको मिल जाएगा। मौखिक परीक्षा है, इस पर हम एक बार आपको पुनः वीडियो बनाएंगे, तो हम शायद हमने बनाया हुआ है, फिर से हम एक बार समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए